बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जवान बीवी ने एक मालिश वाली रखी थी जो रोज उसके पैरों और कमर की मालिश करके जाती। मेरी बीवी घर के सारे काम करती और कहती कि मालिश के बाद थकन नहीं होती। जब अचानक उसकी मालिश वाली गांव चली गई तो वो अब परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैंने मालिश करने को कहा तो वो डर गई। मुझे बीवी पर शक हुआ और एक दिन खुद निकाब ओढ़कर मालिश वाली बनकर आ गया तो बीवी जल्दी से बोली, मालिश कर दो। पर जो ही उसने कमीज हटाई तो मेरा दिल लरज गया कि बीवी तो मालिश वाली से। मैं गांव का रहने वाला हूँ, वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसलिए वो चाहते थे कि मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूँ। उनकी तमाम खुशियां मुझसे ही वाबस्ता थी। मैट्रिक के बाद अब्बू ने दिल पर पत्थर रखकर मुझे शहर में मजीद तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। मैं यहाँ हॉस्टल में रहने लगा था और हर हफ्ते में एक बार उनके पास चक्कर जरूर लगाया करता था। मुझे इल्म था कि मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया था। खूब दिल लगाकर पढ़ाई किया करता था। इसका नतीजा ये निकलता कि मैं हर जमात में इम्तियाजी नंबरों से पास होता था। एफएससी में जब मैंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत करने लगा। मेरे वालिदैन भी बहुत खुश थे। वो हमेशा से ही मुझे अच्छे मुकाम पर देखना चाहते थे। उनकी दुआएं और मेरी मेहनत रंग ले आई और मैंने इस मैदान में भी फतह हासिल कर ली थी। अब मेरी हाउस जॉब शुरू हो चुकी थी। एक दिन अब्बू की कॉल आई। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। मुझे उनकी बड़ी फिक्र हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगे कि जल्दी जल्दी गांव वापस आ जाओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, शायद आखिरी बार ही तुम्हें उससे मिलना नसीब हो। ये बात मुझ पर बिजली की तरह गिरी थी। मैंने जल्दी से छुट्टी ली और गाड़ी की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता बड़ी बेचैनी से गुजरा था। घर पहुंचा तो अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर और लागर लग रही थी। मैं बोला, अब्बू क्या हुआ है अम्मी को? आपने मुझे पहले क्यों ना बताया कि अम्मी की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है? अब्बू कहने लगे, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इसे बैठे बिठाए हो क्या गया है। अब तुम आ गए हो तो खुद ही देखो। मैंने अम्मी का मुआयना किया मगर कुछ समझ में ना आया। मैं बोला, अब्बू अम्मी को शहर ले जाना पड़ेगा, इनके कुछ टेस्ट करवाऊंगा तो ही पता चलेगा कि क्या मसला है। अब्बू रजामंद हो गए थे। खैर मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं दोबारा सफर पर जाने से पहले कुछ खाना चाहता था, इसीलिए किचन में चला आया। किचन में जाकर देखा तो हैरान रह गया था, क्योंकि वहां एक लड़की खड़ी थी। उसका मुंह दूसरी जानिब था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई थी। तब मैं उस लड़की का हुस्न देखकर तंग रह गया था। मैंने इतना कामिल चेहरा आज तक नहीं देखा था। मैं शुरू से ही शहर में रहा, लड़कियों के साथ तालीम भी हासिल की और अक्सर के साथ तो मेरी दोस्ती भी थी, मगर किसी लड़की की जानिब देखकर दिल की धड़कन कभी इस कदर तेज नहीं हुई थी। मैं बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की के माथे पर बल पड़ गए थे। वो नजरें मटका कर बोली, मैं इस घर की बेटी हूँ, आप कौन है? मुझे उसके जवाब पर हंसी आ गई थी। मैं बोला, मैं इस घर का सचमुच का बेटा हूँ। जब पिछले माह मैं घर आया था तब तो मुझे यहाँ कोई ऐसी बेटी नजर नहीं आई थी। अब ये अचानक कहाँ से नमूदार हो गई है? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। तब मैं बोला, पीछे हटो, मुझे खाना लेना है। उसने जल्दी से ट्रे में मेरे लिए खाना लगाया और मुझे पकड़ा दिया। मैं वो खाना लेकर बाहर आ गया, मगर ध्यान अभी भी उसी लड़की में था कि आखिर वो कौन थी और हमारे घर में क्या कर रही थी। खैर मैंने अम्मी से कहा कि आप तैयार हो जाए, शहर जाना है। अम्मी ने इनकार कर दिया था। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया था। अब्बू बोले, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पीछे बेटी अकेली रह जाएगी। मैंने सर हिला दिया था क्योंकि मैं भी अब्बू को साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। वो सफर के आदी नहीं थे, इसलिए थक जाया करते थे। मैं और अम्मी गाड़ी में बैठे थे। जब मैं बोला कि घर में लड़की कौन थी, अम्मी मुस्कुराकर बोली, इसका नाम महाजबीन है, ये मेरी बेटी है। मैं हंस दिया और बोला, अम्मी आपने ये बेटी उगाई है क्या? अम्मी भी हंसती थी। फिर कहने लगी कि ये एक बेसहारा बच्ची थी, ठिकाने की तलाश में धक्के खा रही थी, तो मैंने और तुम्हारे अब्बू ने इसे अपने घर में जगह दे दी। मोहसिन तुम यकीन करो ये बहुत ही अच्छी लड़की है। जब से घर आई है उसने पूरे घर को संभाला हुआ है। मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। प्यारी भी बहुत है, जब बात करती है तो दिल खुश हो जाता है। मैं मुस्कुरा कर बोला, अम्मी वाकई प्यारी तो बहुत है। अम्मी मेरी बात सुनकर बच्चों की तरह खुश हो गई थी। कहने लगी, सच में वो प्यारी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अम्मी का चेकअप कराया तो पता चला कि उनका जिगर कमजोर हो रहा है, मगर डॉक्टर्स ने कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं है, इलाज से आपकी वालदा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये बात सुनकर मैं परेशान तो हुआ था, मगर इस बात की भी खुशी थी कि अम्मी के ठीक होने के चांसेस मौजूद थे। हम वापसी के सफर पर रवां दवा थे जब अम्मी कहने लगी, मोहसिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे अपनी खुशी देखने दो, शादी कर लो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं हंस दिया और बोला, अम्मी आप भी कमाल करती हैं, आपके सामने ही तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी।
अम्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो बोली, मुझे इल्म नहीं है कि मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं। तुम तो मेरे बेटे हो ना, अपनी माँ की लाज रख लो मेरे बच्चे, शादी कर लो, मुझे अपनी खुशी दिखा दो। अम्मी ने ये सब बातें इस अंदाज में कही थी कि मैं इनकार नहीं कर पाया था। मैं बोला, ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, मगर आपने कोई लड़की ढूंढी है या ऐसे ही कह रही है? अम्मी झट से बोली, मैं तुम्हारी शादी महाजबीन से करवाना चाहती हूँ। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसलिए मैं फौरन से मान गया था। अम्मी कहने लगी, मैं अभी महाजबीन से पूछ लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि वो क्या कहती है। मैंने सर हिला दिया था। अब तो अम्मी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से जी उठी हो। अम्मी ने रात महाजबीन को अपने कमरे में बुलाया था। मुझे 100% यकीन था कि वो मेरी शादी की ही बात करेंगी। न जाने क्यों मैं ये दुआ करने लगा था कि महाजबीन इस शादी के लिए हाँ कहते। 1 घंटे बाद महाजबीन अम्मी के कमरे से निकली थी तो मैं चला गया था। अम्मी के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वो कहने लगी, मुबारक हो मोहसिन, महाजबीन मान गई है। मैं बोला, अम्मी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी हाउस जॉब चल रही है, मुझे बहुत जल्द वापस जाना होगा, इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ही शादी कर दे। फिर तो अम्मी में जैसे एक नई रूह आ गई थी। वो जी ही उठी थी। उन्होंने शादी के इंतजाम शुरू कर दिए थे और 3 दिन बाद मेरी शादी तय पा गई थी। अब महाजबीन मुझसे शर्माने लगी थी। वो मुझे देखते ही अपने कमरे में जा छुपती थी, जबकि मैं तो उसकी एक झलक देखने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। फिर ये 3 दिन पड़ लगाकर गुजर गए थे और आखिरकार मेरे निकाह का दिन आ ही गया था। अम्मी ने पूरे गांव की दावत की थी। हर खास वाम को इस तकरीब में मदऊ किया था और यूं महाजबीन मेरी हो गई थी। अब वो अपने कमरे से शिफ्ट होकर मेरे कमरे में आ गई थी। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो महाजबीन बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। मैंने घूंघट पलटा तो हया के रंग उसके चेहरे पर फैले हुए थे। ऐसा लगता था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। मैं हंस दिया और बोला, महाजबीन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा शौहर बन चुका हूँ। वो फिर भी नजर झुकाए बैठी रही थी। मैंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो कहने लगी, मोहसिन कमरे की लाइट बुझा दे, मुझे आपसे बहुत शर्म आ रही है। मैं हंस दिया और बोला, क्यों, शर्म क्यों आती है? क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे शर्माती रहोगी? वो बोली, गांव की लड़की हूं मैं, गांव में ही पली बड़ी हूँ, शर्म तो आएगी ही ना। मैंने उसकी बात मान ली और कमरे की लाइट बुझा दी थी। महाजबीन एक अच्छी बीवी साबित हो रही थी, मगर वो मुझे देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती थी। अम्मी महाजबीन की जानिब देखकर हंस दिया करती थी। वो कहती, जब मेरी शादी तुम्हारे अब्बू के साथ हुई थी तब मैं भी ऐसे ही किया करती थी। अब जब भी मैं कमरे में आता तो महाजबीन मुझसे लाइट बंद करने की फरमाइश किया करती थी। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज नहीं होता था। अगर मेरी बीवी इस चीज में कंफर्टेबल महसूस करती थी तो फिर मुझे क्या मसला हो सकता था। मैंने मजीद छुट्टी के लिए दरखास्त दी थी मगर कबूल नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा था। जिस दिन मैं वापस जा रहा था महाजबीन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई थी कि मैं बहुत जल्द आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मगर वो संभलती ही नहीं थी। खैर मैं बहुत भारी दिल के साथ वापस आ गया था। मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आया करती थी। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अम्मी की कॉल आ गई। वो कहने लगी, मोहसिन बेटा तुम आकर अपनी बीवी को साथ ले जाओ, तुम्हारे गम में घुल घुल कर वो बहुत कमजोर हो गई है। मैं बोला, अम्मी वो आपका ख्याल रखती है, जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती मैं उसे अपने साथ नहीं ला सकता। अम्मी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपनी बीवी को ले जाओ। मैं बहुत खुश हो गया था, इसलिए अगले ही दिन जाकर महाजबीन को ले आया था। वो बहुत कमजोर सी लग रही थी, जबकि अम्मी कदरे बेहतर हो चुकी थी। मैं महाजबीन को अपने साथ ले आया। उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी, सारा सारा दिन घर के काम करती रहती थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो महाजबीन कहने लगी, मोहसिन मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, इसलिए मैंने मालिश के लिए एक औरत को रख लिया है। मोहल्ले की सभी औरतें उससे मालिश करवाती हैं। मैं हंस दिया और बोला, महाजबीन तुम अभी जवान हो, तुम्हें मालिश की क्या जरूरत पड़ गई है? अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए काम वाली लड़की रख देता हूँ, यूँ तुम थका नहीं करोगी। महाजबीन ने नफी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं मोहसिन मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं आता, मैं खुद से ही काम करूंगी। मैं मान गया था। फिर सोचा कि अगर मेरी बीवी को मालिश करवाना पसंद है तो करवाती रहे, इसमें बुराई ही क्या है। अब मेरी बीवी पहले से ज्यादा चुस्त हो चुकी थी। वो सारा दिन भागी भागी फिरती थी, मगर रात में जैसे ही कमरे में आता तो वो बहुत शर्मा जाती और उठकर कमरे की लाइट बंद कर दिया करती थी। मेरी इतवार की छुट्टी थी। मैं गांव वापस जाकर वालदा की खैरियत मालूम करना चाहता था। मुझे इल्म था कि जब महाजबीन को पता चलेगा कि हम गांव जा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, इसलिए मैं उससे पहेलियां बुझवाने लगा था। मैं बोला, महाजबीन आज हम ऐसी जगह पर जाएंगे कि तुम सोचकर ही बहुत खुश हो जाओगी। महाजबीन हैरान हुई और बोली, अच्छा ऐसी कौन सी जगह है? मैं तब बोला, हम आज गांव जाएंगे, एक दिन वहां रहकर फिर से वापस आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर महाजबीन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी।
उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी फैल गई थी। उसने फौरन नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं मोहसिन, मैं गाँव नहीं जाना चाहती। मैं तो यहाँ मालिश करवाती हूँ। मालिश ना कराऊं तो दर्द से कमर टूटने लगती है। मुझे उससे इस किस्म के रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। मैं बोला, एक दिन मालिश नहीं करवाओगी तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मुझे मेरी वालदा का हालचाल पूछने से मना कर रही हो? उसने फौरन नफी में सर हिला दिया था। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं क्यों आपको मना करूंगी, बल्कि मुझे तो आपकी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत है। बस मैं ही जाना नहीं चाहती। आप भले चले जाए, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मैं बेमरोवती से बोला, तो तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? वो कहने लगी, आपको इल्म नहीं है मैंने जिंदगी में क्या क्या बर्दाश्त किया है। ये तन्हाई मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इसलिए बेफिक्र होकर चले जाए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं महाजबीन को एक अनजान शहर में छोड़कर खुद चला जाऊं, इसलिए मैंने अम्मी की खैरियत कॉल पर दरियाफ्त कर ली थी। मगर अब मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। कुछ दिन तो मैं महाजबीन से नाराज रहा था, मगर फिर उसकी उदासी देखकर दिल पिघल गया। मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी थी। फिर एक दिन मैं उससे बोला कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करवाऊंगा, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी कमर में दर्द क्यों रहता है। इस मालिश से तुम वक्ती तौर पर ठीक तो हो जाती हो, मगर ये दर्द फिर से आ जाता है। जब तक तुम मुकम्मल इलाज नहीं करवाओगी तुम्हें आराम नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर महाजबीन घबरा गई थी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अब की बार मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, क्यों, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाओगी? हर बात में अपनी जिद मत मनवाया करो, कभी मेरी भी मान लिया करो। मेरी बात सुनकर महाजबीन रोने लगी थी। वो बोली, मैं आपके साथ जिद नहीं कर रही, दरअसल मैं किसी मेल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मैं बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तो वो बोली, मुझे दवाई खाने की आदत नहीं है, मैं दवाई नहीं खा पाऊंगी, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास मत लेकर जाए। वो डॉक्टर के नाम से इस कदर खौफजदा थी कि मुझे अपनी जिद छोड़ना ही पड़ी थी। मगर अब मेरे दिल में महाजबीन के मुतालिक बहुत से सवालात पैदा हो गए थे। मुझे अब अपनी बीवी पर शक रहने लगा था। मेरी जिंदगी में जो सुकून था वो खत्म हो चुका था। मैं इस तरह तो जिंदगी नहीं बिता सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे महाजबीन के मुतालिक छानबीन करनी चाहिए। इस बार इतवार पर मैंने महाजबीन को एक बार फिर से साथ चलने को कहा था, मगर उसने इनकार कर दिया। तो मैं पड़ोसन को अपनी बीवी का ख्याल रखने का कहकर खुद गांव आ गया था। मेरे वालिदैन मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने शिकवा किया कि तुम तो हमें भूल ही गए हो। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई थी। खैर, अम्मी की तबीयत अब कदरे बेहतर हो चुकी थी। मैंने अम्मी से महाजबीन के मुतालिक इस्तफसार किया था। मैं बोला, अम्मी, महाजबीन कौन है, वो कहाँ से आई है? अम्मी कहने लगी, मोहसिन, वो एक यतीम बच्ची है। एक दिन मैं घर से बाहर निकली तो ये मुझे दरवाजे के पास ही पड़ी नजर आई थी। नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मैं इसे अपने घर ले आई, पानी दिया, खाना खिलाया और पूछा कि बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो ये रोने लगी थी। कहने लगी कि मैं साथ वाले गांव से आई हूँ, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। चचा और ताया जमीन के हुसूल के लिए मुझे मरवा देना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई हूँ। खुदारा मुझे अपने घर में पनाह दे दे, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया था। मैं हैरान हुआ था और बोला, अम्मी, इसके अलावा आपको महाजबीन के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है क्या? मेरी अम्मी ने नफी में सर हिला दिया था। और तब मैंने अपनी अकल को कोसा था। न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं उस लड़की के हुस्न में ऐसा खोया कि बिना तहकीक किए ही शादी कर ली। पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, उसने अपनी जो कहानी सुनाई थी वो सच भी थी या नहीं। मैंने सोचा कि मैं उसके मुतालिक दूसरे गांव में छानबीन करवाता हूँ। तब मैं बोला, अम्मी, महाजबीन के गांव का नाम क्या है? अम्मी ने कंधे उचका दिए और बोली, मुझे तो इल्म नहीं है, ना ही मैंने उससे पूछा था। मोहसिन, मुझे बताओ सब खैर तो है ना? तुम अचानक बहू के मुतालिक ये सारी मालूमात क्यों ले रहे हो? मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पर कोई परेशानी ना आए, बस इसीलिए मैं अम्मी को मुतमईन करना चाहता था। न जाने वो मुतमईन हुई थी या नहीं, लेकिन मैं शहर वापस आ गया था। महाजबीन ने मुझे हर तरह से इस बात का एहसास दिलाया था कि उसने मुझे बहुत याद किया है। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुतालिक ही सोचती रही है। मैं बस मुनासिब वक्त के इंतजार में था कि कब महाजबीन से उसके खानदान के मुतालिक पूरी मालूमात ले सकूंगा। खैर, अभी मैं गांव से आया था, इसलिए इस टॉपिक पर महाजबीन से बात नहीं की थी, कहीं वो ये न समझे कि मेरी वालदा ने मुझे कुछ कहा है। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो घर का माहौल बड़ा अजीब पाया था। महाजबीन बहुत ज्यादा परेशान थी। वो यहाँ वहां टहल रही थी। मैं बोला, क्या बात है महाजबीन, सब खैरियत तो है ना? मेरी बीवी बोली, मोहसिन, मेरी मालिश करने वाली औरत आज नहीं आई, मुझे इल्म नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। मैं बोला, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आई है तो कल आ जाएगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरी बीवी ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो बोली, आप सच कह रहे हैं ना, वो आ जाएगी ना? मैंने सर हिला दिया था। अब तो मुझे अपनी बीवी के हर फेल पर शक होता था। वो मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। अब मेरी बीवी हर वक्त बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। घर की हालत उजाड़ हो गई थी।
सफाई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था। मैंने उससे बारहा कहा कि मैं सफाई के लिए मुलाजमा रख लेता हूँ, मगर वो इनकार कर देती थी। अब तो 2 दिनों से वो खाना भी नहीं बना पा रही थी। जब मैं उससे इस्तफसार करता तो कहती कि मेरी मालिश वाली नहीं आई, मेरी कमर में बहुत दर्द है, जबकि उसके चेहरे से ऐसे आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। अगर कमर में इस कदर दर्द था तो फिर मुझे उसके चेहरे से पता क्यों नहीं चलता था? मैं भी तो एक डॉक्टर था। मुझे इल्म था कि उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के बादल छाए हुए हैं। फिर दिल में बार बार ये सवाल उठता कि आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है इस सब की? वो मालिश वाली मेरी बीवी के लिए इस कदर अहम क्यों थी? अब इस सारे वाकये को 1 हफ्ता गुजर गया था। अगर सच कहूं तो मेरी बीवी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो मरने वाली हो। मैंने ठान लिया था कि अब तो मैं हर सूरत में अपनी बीवी का राज मालूम करके ही रहूंगा। इसलिए मैंने काम से छुट्टी ले ली थी। मैंने घर के बाहर लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि मालिश वाली हर दोपहर 1 बजे हमारे घर आया करती थी। उसने सिवा अबाया पहना होता था जिससे उसका चेहरा भी छुपा हुआ था। मैंने भी बिल्कुल वैसे ही अबाया लिया और दोपहर 1 बजे घर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई तो मेरी बीवी ने ही दरवाजा खोला था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बेइंतहा खुश हो गई थी। जल्दी से बोली, शुक्र है तुम आ गई हो, नहीं तो तुम्हारी फिक्र में घुल घुल कर मैं आधी रह गई थी। जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे बताओ तुम कहाँ थी, कहीं पकड़ी तो नहीं गई थी? तुम सोच भी नहीं सकती कि ये वक्त मैंने किस जहनी अजियत में गुजारा है। मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम में ले गई थी। कहने लगी, मालिश कर दो और साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि तुम कहाँ रह गई थी। मैंने जल्दी से अपनी बीवी की कमीज ऊपर की तो ये देखकर तंग रह गया कि वहां तो ये मंजर बहुत हैरानकुन था। मैं हक्का बक्का बैठा हुआ था। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी बीवी बोली, तुम इस निशान को मिटाने वाली जेल नहीं लाई क्या? मैं कुछ ना बोला तो मेरी बीवी को शक हो गया था। वो एकदम से उठ बैठी थी। उसने एक झटके से मेरे चेहरे से निकाब उतार फेंका था। मुझे देखकर तो उसकी जान निकल गई थी। वो लरसने लगी थी। वो बोली, आप यहाँ कैसे? फिर बौखलाहट में ऊंची आवाज से रोने लगी थी। वो बोली, आप मुझ पर शक करते हैं इसलिए नकाब ओढ़कर मेरे पास आ गए। मुझे तलाक दे दें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और मेरी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाकर घर से भाग जाना चाहती थी। तब मैंने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था। मैं बोला, मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? दरअसल जब मैंने अपनी बीवी की कमीज उठाई थी तो उसकी कमर पर मुझे एक टैटू नजर आया था। ये टैटू किसी दूसरे मजहब का था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि महाजबीन मुसलमान नहीं थी। वो अपनी शनाख्त बदल कर मेरे साथ रह रही थी। जो लड़की अपनी शनाख्त बदल सकती है फिर वो और भी बहुत सी बातें खुफिया रख सकती है। वो रोती जा रही थी। तब मैं गुस्से से बोला था कि अभी पुलिस को बुला लूंगा, तुम मुझे बताओ तुम हो कौन? तब मेरी बीवी बोली, मोहसिन, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। इस सारी कहानी में जो सच है वो आपके लिए मेरी मोहब्बत है। मोहसिन, मैं अपने फराइज की वजह से मजबूर थी, इसीलिए ये सब कर रही थी। मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो भी मैं आपसे गिला नहीं करूंगी। मैं गुस्से से धाड़ा था और बोला, मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तब महाजबीन ने एक ऐसा राज बताया था कि मैं सकते में आ गया था। महाजबीन का नाम भी फर्जी था। वो मुसलमान नहीं थी। वो तो हमारे मुल्क से भी नहीं थी। वह पड़ोसी मुल्क से आई थी। उसका काम यहाँ पर जासूसी करना था। उसने मुझे बताया कि वो 2 साल से पाकिस्तान आई हुई है। उसके साथ उसकी एक और साथी भी थी। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मामला डिस्कस किया करती थी। फिर एक बार मेरी बीवी खुफिया इदारे की जासूसी करने गई तो ये पकड़ी गई थी। पुलिस इसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही थी। तब इसने बड़ी महारत से वहां से फरार हासिल कर लिया और आन की आन में अपना हुलिया बदलकर हमारे गांव में आ गई थी। ये 2 दिन से भूखी प्यासी थी, मरने वाली थी कि मेरी अम्मी ने इसकी मदद की और इसे अपने साथ घर ले गई थी। महाजबीन ने इस चीज को गनीमत जाना और हमारे घर में रच बस गई थी। फिर जब उसे पता चला कि मैं शहर में रहता हूँ तो उसने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा। मेरी अम्मी ने जब उससे शादी के मुतालिक पूछा तो उसने झट से हाँ कहती थी। फिर शादी के बाद ये लाइट बंद करने का इसलिए कहा करती थी क्योंकि उसके जिस्म पर टैटू का निशान था। अगर मैं देख लेता तो जाहिर सी बात है मैं उस पर शक करता, इसलिए उसने शर्माने का ढोंग रचाया था। फिर मैं वापस आ गया तो उसने पीछे से अपनी हालत खराब कर ली थी ताकि ये भी मेरे साथ शहर आ जाए और अपनी साथी के साथ राब्ता कर सके। मगर महाजबीन को मुझसे हकीकी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो अपने फराइज से पीछे नहीं हट सकती थी। वो बेशक हमारे मुल्क के लिए बुरी थी मगर अपने मुल्क के लिए वो बेहतरीन जासूस साबित हुई थी। वो बहुत फर्शनास थी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने मुल्क की खिदमत की थी। उसने यहाँ आकर अपनी साथी जासूस को कहा कि वो हमारे घर एक मालिश वाली बनकर आए। मेरी बीवी ने अपने साथी से कहा था कि तुम टैटू रिमूव करने वाली जेल भी साथ लेकर आना। वो रोज इसके साथ मालिश किया करती थी ताकि टैटू रिमूव हो जाए, लेकिन फिर उसकी साथी ने घर आना छोड़ दिया। मेरी बीवी बेइंतहा परेशान थी क्योंकि उसे अपनी साथी की गिरफ्तारी से बहुत डर लग रहा था।
मगर जब वो इतने दिनों से हमारे घर नहीं आई थी तो ये कंफर्म हो गया था कि उसकी साथी गिरफ्तार हो चुकी है। मैंने अपने रिसोर्सेज से पता कराया था तो इस बात की तस्दीक भी हो गई थी। खैर, अब मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिर गया था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ मेरा मुल्क था। मेरे सामने शुहदा की हज़ारों माएँ घूम गई थी। हम इस मुल्क की खातिर जान भी कुर्बान कर सकते हैं, तो फिर मोहब्बत क्या चीज़ है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, मगर इस बात के मुतालिक महाजबीन को इल्म नहीं था। पुलिस ने जब हमारे घर पर छापा मारा था तब महाजबीन नहीं मिली थी। वो घर से भाग गई थी। उसने भी मोहब्बत पर अपने मुल्क को ही तरजीह दी थी। हमारे खून में अपने अपने मुल्क से वफा शामिल थी, मगर मैंने पुलिस की बहुत मदद की थी। मेरे पास महाजबीन के मुतालिक जो जो मालूमात थी मैंने वो पुलिस को फराहम कर दी थी। फिर लाखों कोशिशों के बाद मेरी बीवी पकड़ी गई थी। मैं उससे आखिरी लम्हे मिलने गया था। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। मैंने उससे और उसने मुझसे एक अहद किया था कि कभी एक दूसरे की मोहब्बत को दिल से नहीं निकालेंगे। फिर पुलिस ने महाजबीन को खुफिया इदारों के हवाले कर दिया था। मुझे अब इल्म नहीं है कि मेरी महाजबीन कहाँ है और किस हाल में है। वो जिंदा भी है या नहीं, मैं उसके मुतालिक कुछ भी नहीं जानता। क्या मैंने अपनी मोहब्बत को वतन पर कुर्बान करके दुरुस्त किया? आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।